चलिए, जैसा कि आज जो हमारा नया सेगमेंट शुरू होने वाला था, आप सबको मैंने कहा था कि अगर हम अपनी पूरी बिजनेस एक्टिविटी को क्लासिफाई करें तो ब्रॉडली हम 4 कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला होता है सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इस 4 कैटेगरी में हम अपनी बिजनेस एक्टिविटी को क्लासिफाई कर सकते हैं, जिसमें से सोल प्रोप्राइटरशिप आपने क्लास 11th में पढ़ा था। सोल प्रोप्राइटरशिप की अकाउंटिंग किस तरह की जाती है। पार्टनरशिप आप 12th में पढ़ रहे हो कि सोल प्रोप्राइटरशिप में जो डिमेरिट्स थे, जैसे एक डिमेरिट था कि जो कैपिटल कोई भी सिंगल पर्सन लगा सकता है बिजनेस में, वो लिमिटेड होता है। किसी एक सिंगल पर्सन की स्किल लिमिटेड होती है। तो इससे ओवरकम करने के लिए लोगों ने क्या सोचा कि 2 या 2 से ज़्यादा लोग आपस में जुड़ेंगे, एक बिजनेस को परफॉर्म करेंगे, ज़्यादा लोगों का स्किल कंबाइंड होगा, ज़्यादा लोगों का कैपिटल कंबाइंड होगा, तो एक लार्ज लेवल पे हम बिजनेस कर सकते हैं, जो पार्टनरशिप आप पढ़ रहे हो। इसके बाद क्या हुआ कि जब हम बहुत बड़े लार्ज लेवल पे बिजनेस करने की जरूरत पड़ी तो 2, 4, 10 लोगों का कैपिटल भी सफिशिएंट नहीं लगा। अब हमें क्या लगा कि हमें बहुत ज़्यादा कैपिटल चाहिए, तो क्यों ना हम जनरल पब्लिक के कैपिटल को अपने बिजनेस में इन्वॉल्व करें और अपने बिजनेस को कैरी करें, प्रॉफिट कुछ खुद भी अर्न करें और कुछ उस जिनसे हमने पैसे लिए उनको भी दें। तो कॉन्सेप्ट आया किसका? कंपनी का। और 12th में ही आपको पढ़ना एक डिफरेंट टाइप का ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। लेकिन कई सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिनका मेन पर्पस नहीं होता है चैरिटी करना, उनका काम प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है। तो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को हम कहते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे एनजीओज वगैरह होते हैं। इसकी अकाउंटिंग भी हमें सीखनी है 12th में। तो पार्टनरशिप हमारा चल ही रहा था। आज जो पार्टनरशिप के अलावा जो सेकेंड टाइप ऑफ बिजनेस है, एक्टिविटी है, या जो हम कहें कि ज्यादातर जो बिजनेस एक्टिविटी पाई जाती है कंपनी, उसके बारे में आज से हम पढ़ने जाएंगे। तो कंपनी अकाउंट्स में आपको 3 चैप्टर पढ़ने हैं क्लास 12th में। पहला चैप्टर है इशू ऑफ शेयर कैपिटल, जो अभी हम स्टार्ट करेंगे आज। दूसरा है इशू ऑफ डिवेंचर, जो इसके बाद हम पढ़ेंगे। और तीसरा है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। तो एक एक करके कंपनी अकाउंट्स में हम ये 3 चैप्टर पढ़ेंगे। टोटल 20 मार्क्स कैरी करता है कंपनी का सेगमेंट, ये ध्यान रखिएगा। और उसमें भी जो इशू ऑफ शेयर कैपिटल है, ये आप मान के चलिए कि 10 to 15 मार्क्स कैरी करेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बिल्कुल पहले दिन से ध्यान से पढ़िएगा इस चैप्टर को। उसके साथ ही एक बात और मैं रिपीट कर दूं, कंपनी पढ़ते वक्त जिस समय में क्लास ले रहे हो आप, उस समय पे कोई भी नोटबुक अपने पास नहीं रखिएगा थ्योरी नोट करने के लिए, क्योंकि थ्योरी की सारी नोट्स आपको सेम डे पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगी। आपको सिर्फ क्वेश्चन पे फोकस करना है और क्लास में क्या बातें कही जा रही है उस कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है क्लास के दौरान। पीडीएफ मिलेगा, उसके बाद आप उससे नोट डाउन कर लीजिएगा थ्योरी के कॉन्सेप्ट को। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 8, जो कि है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। चलिए, बात हो रही थी कंपनी अकाउंट्स की। तो सबसे पहले तो हमें यह जानना जरूरी है कि यह कंपनी होता क्या है। कंपनी होता क्या है? अभी हमने कहा कि 3 तरह के बिजनेस प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को 3 कैटेगरी में बांटेंगे हम, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी। तो सोल प्रोप्राइटरशिप क्या था? जिसमें एक पर्सन ऑनर था और वो एक पर्सन ही पूरे बिजनेस एक्टिविटी को कैरी करता था। पार्टनरशिप क्या था? जहां 2 या 2 से ज्यादा लोग आपस में कंबाइंड हुए थे, बिजनेस एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे थे और उस एक्टिविटी से जो प्रॉफिट जनरेट हो रहा था उसको आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। अब हमें जानना है कंपनी के बारे में। तो आइए कंपनी के डेफिनेशन को देखते हैं कि कंपनी है क्या। कंपनी में बी डिफाइंड एज एन आर्टिफिशियल पर्सन। सबसे पहली बात,
कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है। देखिए ये आर्टिफिशियल पर्सन क्या होता है? दो तरह के पर्सन होते हैं हमारे लॉ में। अकॉर्डिंग टू लॉ, पर्सन को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला नेचुरल पर्सन और दूसरा आर्टिफिशियल पर्सन। नेचुरल पर्सन क्या है? जो बाय नेचर, जो प्रकृति के द्वारा ही पर्सन बन के आया हो, जैसे आप, हम, राम, मोहन, सोहन, रमेश, सुरेश, इसे हम क्या कहेंगे? नेचुरल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन क्या है? जो बाय नेचर पर्सन नहीं हो, लेकिन हमारे लॉ ने उसको एज पर्सन ट्रीट करना चालू कर दिया हो। और लॉ किसी को एज पर्सन कैसे ट्रीट कर सकता है? जब उसकी सेपरेट आइडेंटिटी हो, वो अलग से पहचाना जाए। जैसे रिलायंस, आपके दिमाग में रिलायंस शब्द सुनते ही एक आइडेंटिटी उभरती है कि रिलायंस ग्रुप की बात हो रही है। टाटा सुनते ही टाटा ग्रुप की बात हो रही है। अब कल को आप अपने बिजनेस का नाम टाटा और रिलायंस नहीं रख सकते, गवर्नमेंट ने उनको एक सेपरेट आइडेंटिटी इशू कर दी है। तो ये क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन। तो हर कंपनी अपने आप में क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है, जो किसके द्वारा क्रिएट किया जाता है? लॉ के द्वारा, विथ अ फिक्स्ड कैपिटल, डिविजिबल इनटू ट्रांसफरेबल शेयर। कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो लॉ के द्वारा बनाया गया है एक निश्चित कैपिटल के साथ, और उस निश्चित कैपिटल को हम डिवाइड कर देते हैं शेयर्स में, विथ परपेचुअल सक्सेशन। अभी बताऊंगा परपेचुअल सक्सेशन होता क्या है, एंड कॉमन सील, ये भी बताऊंगा क्या होता है। ये तो हो गई बुक के टर्म में कंपनी का डेफिनेशन। अगर कंपनी को मैं आसान शब्दों में डिफाइन करने की कोशिश करूं तो मैं कुछ ऐसा कहूंगा, कंपनी means a company which is registered under Indian Companies Act 2013। क्या कहा कंपनी का मतलब? मैंने कहा कंपनी का मतलब क्या है? कंपनी का मतलब वो कंपनी है, कंपनी का मतलब वो कंपनी है जो रजिस्टर्ड हो अंडर इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। अब कहोगे सर आप कंपनी का डेफिनेशन समझा रहे हो और उसमें भी क्या कह रहे हो? कंपनी मतलब वो कंपनी। तो डेफिनेशन क्लियर कहां हुआ? देखिए इस कंपनी का मतलब तो है जो हम पढ़ने जा रहे हैं। दूसरा कंपनी शब्द जो इस डेफिनेशन में मैंने प्रयोग में लाया है, उस कंपनी का मतलब क्या है वो समझना है आपको। देखिए कई बार स्कूल में क्या होता है कि आपको आपके टीचर बुलाते हैं और कहते हैं कि देखो भाई बच्चे, तुम पढ़ने में तो बहुत अच्छे थे लेकिन तुम्हारी कंपनी सही नहीं है। वहां कंपनी कहने का क्या मोटिव होता है? जरा कोई मुझे रिप्लाई करके बताएगा, टीचर क्या कहना चाहते हैं कि तुम्हारी कंपनी सही नहीं है? फटाफट बताइए जरा कोई। टीचर का यह कहने का क्या मतलब है कि तुम्हारी कंपनी सही नहीं है? बिल्कुल, ग्रुप, तुम्हारा सराउंडिंग, तुम्हारी फ्रेंड सर्किल सही नहीं है। तो यहां भी
यहां पे जो कंपनी यूज हुआ है ना, इस कंपनी का मतलब वही है। इस कंपनी का मतलब क्या है? दूसरी कंपनी का मतलब है लोगों का समूह, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। तो कंपनी का मतलब ऐसे लोगों के समूह से है जो कि रजिस्टर्ड हों अंडर इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। लोगों का ऐसा समूह जो रजिस्टर्ड हो किसके अकॉर्डिंग? एज पर इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। ओके, तो क्या 2013 कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग जो रजिस्टर्ड है उसे हम कंपनी मान लें, और इससे पहले की जो कंपनियां उसे हम कंपनी ना माने लॉ के अकॉर्डिंग? तो नहीं। एक लाइन और जोड़ लीजिए इसी में, और एनी अदर कंपनी रजिस्टर्ड अंडर एनी प्रीवियस एक्ट। या कोई भी अदर कंपनी जो 2013 से पहले के किसी भी एक्ट के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड हो। जैसे 2013 से ठीक पहले हमारे पास कंपनीज एक्ट था, कंपनीज एक्ट 1956, उससे पहले भी कोई कंपनीज एक्ट रहा होगा। तो किसी भी कंपनी एक्ट के उस समय इन्फोर्सेबल किसी भी कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड हर कंपनी ही हमारे लॉ के टर्म में कंपनी कहलाएगी। आम बोलचाल की भाषा में तो कोई भी अपना काम कर रहा होता है तो हम कह देते हैं भाई वो अपनी कंपनी चलाता है, लेकिन लॉ के अकॉर्डिंग हमें देखना पड़ेगा कि वो जो भी बिजनेस कर रहा है वो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, पार्टनरशिप बिजनेस है, या कंपनी है। और कंपनी क्या है? कंपनी का मतलब है वह कंपनी जो कि रजिस्टर्ड हो अंडर इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 और एनी अदर कंपनी रजिस्टर्ड अंडर एनी प्रीवियस एक्ट। क्लियर है कंपनी का डेफिनेशन? मीनिंग ऑफ कंपनी क्लियर है? ये एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है जो लॉ के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। अभी हम चर्चा कर रहे थे कंपनी की, और हम जान रहे थे कि बिजनेस को 3 कैटेगरी में डिफाइन किया गया था, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी। तो आप कैसे पहचानोगे कि ये बिजनेस जो है वो कंपनी है, सोल प्रोप्राइटरशिप है या पार्टनरशिप है? वो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो कौन से फीचर्स हैं जो कंपनी को अदर फॉर्म ऑफ बिजनेस से सेपरेट करते हैं? तो आइए एक एक करके हम उन फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या है कंपनी, कैसे कंपनी डिफरेंट है अदर फॉर्म ऑफ बिजनेस से। तो चलिए, पहला फीचर है कंपनी का सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट एंटिटी है। क्या कह रहा है? अ कंपनी हैज अ लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर, देयरफॉर अ कंपनी कैन इंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, sue and be sued in its changes in the membership name and capacity। देखिए, कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब बड़ा सिंपल है कि एक कंपनी का अस्तित्व उसके मेंबर, उसके डायरेक्टर, उसके प्रमोटर से अलग होता है। क्या सोल प्रोप्राइटरशिप में ऐसा होता था? बिल्कुल नहीं होता था। सोल प्रोप्राइटरशिप अगर मेरा बिजनेस है तो मेरी आइडेंटिटी और मेरी कंपनी की आइडेंटिटी सेम होती थी। पार्टनरशिप में ध्यान कीजिएगा, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस एंड एवरी पार्टनर इज पर्सनली लायबल फॉर ऑल अफेयर्स ऑफ बिजनेस। हर पार्टनर लायबल था। क्यों लायबल था? जब उनकी लायबिलिटी ठहराई जा रही है, इसका मतलब है कि कानून की नजर में जो पार्टनर है और जो उनका पार्टनरशिप फर्म है, दोनों क्या है? एक है। पार्टनरशिप फर्म के द्वारा किए गए हर कार्य के लिए पार्टनर भी समान रूप से जिम्मेदार होगा। लेकिन कंपनी की नजर में ऐसा नहीं है। कानून की नजर में कंपनी की आइडेंटिटी उसके डायरेक्टर से, उसके मेंबर से अलग होती है। और एक टर्म है sue and be sued का मतलब मैं बता देता हूं क्या होता है।
कंपनी को यदि किसी के ऊपर केस करना है तो कंपनी अपने नाम से केस करेगी, ना कि डायरेक्टर के द्वारा केस किया जाएगा। और आपको भी यदि केस करना है तो आप रिलायंस इंडस्ट्री पे जाके केस करोगे, ना कि मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी पे केस करोगे, ठीक है। लेकिन पार्टनरशिप में, सोल प्रोप्राइटरशिप में ऐसा नहीं है। पार्टनर के ऊपर पर्सनली भी आप केस फाइल कर सकते हो, टू सू एंड बी सूट। तो पहला फीचर जो कंपनी को अदर फॉर्म ऑफ बिजनेस से अलग करते हैं वो क्या है? सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। कंपनी का आइडेंटिटी सेपरेट होता है कानून की नजर में। दूसरा, परपेचुअल एग्जिस्टेंस। परपेचुअल एग्जिस्टेंस ये एक लीगल टर्म है। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, द कंपनी हैज गॉट परमानेंट लाइफ irrespective of the changes in membership due to death, lunacy और solvency of its member। देखिए, कंपनी का जो लाइफ होता है ना, वो हमेशा अनलिमिटेड होता है। मेंबर आएंगे जाएंगे, डायरेक्टर आएंगे जाएंगे, लेकिन एक कंपनी का अस्तित्व तो हमेशा बना होगा। टाटा बना था 1911 में, जेआरडी टाटा ने बनाया था, आप सब जानते हो। क्या जेआरडी टाटा की डेथ के बाद टाटा ग्रुप खत्म हो गया? नहीं, कोई और आए, फिर रतन टाटा आए, फिर अब कोई और है, और इसी तरह टाटा ग्रुप कंटिन्यू रहेगा। क्या धीरू भाई अंबानी के डेथ के बाद रिलायंस खत्म हो गया? नहीं खत्म हुआ। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता था? ऑनर की डेथ हुई, बिजनेस खत्म। पार्टनरशिप में क्या होता था? मेजर पोर्शन ऑफ पार्टनर्स चले गए, पार्टनरशिप खत्म। लेकिन कंपनी की लाइफ जो होती है हमेशा वो अनलिमिटेड होती है, परपेचुअल एग्जिस्टेंस होता है, बिल्कुल अनलिमिटेड लाइफ होती है। मेंबर आएंगे जाएंगे, कंपनी का अस्तित्व हमेशा बना रहेगा। यही मतलब है परपेचुअल एग्जिस्टेंस का। चलिए, थर्ड फीचर, कॉमन सील। सील का मतलब क्या होता है? अगर मैं बिल्कुल हिंदी में कहूं तो मोहर। इस वर्ड से आप सब लोग परिचित हो। मोहर क्या होता है? अब देखिए, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट आप कंपनी के साथ करोगे या कंपनी आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो आर्टिफिशियल पर्सन आके अपना सिग्नेचर तो कर नहीं सकता। तो कैसे वैलिडेट होगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट आपने उस कंपनी के साथ किया है या नहीं किया है? तो हर एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट या हर एक कॉन्ट्रैक्ट जो आप कंपनी के साथ करते हो या कंपनी आपके साथ करती है, उसके ऊपर उसका सील होना जरूरी है, उसका मोहर होना जरूरी है। सिंस कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन और इट्स एक्ट थ्रू इट्स डायरेक्टर। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है और उसके सारे कार्य किसके थ्रू होते हैं? उसके डायरेक्टर के थ्रू होते हैं। ऑल डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर्ड बाय द डायरेक्टर्स मस्ट बियर द कॉमन सील। हर डॉक्यूमेंट जो डायरेक्टर के द्वारा बनाया गया हो, उन डॉक्यूमेंट के ऊपर कॉमन सील का होना बहुत जरूरी है। सील मीन्स मोहर का होना बहुत जरूरी है। कॉमन सील एक्ट एज द ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ कंपनी। कॉमन सील किस तरह का कार्य करता है? जैसे आप कोई नेचुरल पर्सन अपने ऑफिशियल सिग्नेचर के थ्रू का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसी तरह कॉमन सील कंपनी के बिहाफ में ऑफिशियल सिग्नेचर का काम करता है। ठीक है, थर्ड फीचर क्लियर। फोर्थ फीचर, लिमिटेड लाइबिलिटी। अभी हम पीछे परपेचुअल एग्जिस्टेंस, सॉरी सेपरेट लीगल एंटिटी में भी इसकी चर्चा कर रहे थे कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में सोल प्रोप्राइटर की जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड है, वो पर्सनली लाइबल है हर काम के लिए। पार्टनर भी पर्सनली लाइबल है पार्टनरशिप में, यानी कि लाइबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। जहां तक बिजनेस की लाइबिलिटी है वहां तक पार्टनर की लाइबिलिटी है, वहां तक सोल प्रोप्राइटर की लाइबिलिटी है। लेकिन कंपनी में क्या होता है? जो मेंबर की लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है टू द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर हेल्ड बाय ईच ऑफ देम। जितने का शेयर उन्होंने लिया है उतने तक ही। सपोज कि मैंने किसी कंपनी में 10,000 रुपए का शेयर ले रखा है, तो मेरी लाइबिलिटी इस कंपनी के लिए 10,000 रुपए की ही है। अब अगर ये कंपनी कोई गलत कार्य करती है, कोई भी लॉस होता है आपका उसके कारण, तो आप मेरे से जितनी वैल्यू का शेयर मेरे पास है बस वो रिकवरी कर सकते हो, उससे ज्यादा रिकवरी पॉसिबल नहीं है। अगर एक बार मैंने वो अमाउंट चुका दिया है कंपनी को, तो उसके बाद मैं कहीं से भी लाइबल
नहीं हूं, मीन्स लाइबिलिटी जो है एक तरह से मेरी वो क्या हो गई, लिमिटेड हो गई है। तो ये पहले 4 फीचर थे। पहला फीचर ध्यान दीजिएगा क्या था हमारा, सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी का एग्जिस्टेंस सेपरेट होता है उसके मेंबर से, उसके डायरेक्टर से। दूसरा था परपेचुअल एग्जिस्टेंस, मीन्स अनलिमिटेड लाइफ तक कंपनी, कभी भी आप ये मान के नहीं चल सकते कि कंपनी की लाइफ लिमिटेड है। तीसरा कॉमन सील, हर कंपनी के पास, ना तो सोल प्रोप्राइटरशिप में ये ऐसा होता है, ना ही पार्टनरशिप में ऐसा होता है, लेकिन कंपनी के हर डॉक्यूमेंट में सील होना मस्ट है। और चौथा क्या है, लाइबिलिटी जो होती है कंपनी की वो क्या होती है, लिमिटेड होती है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? तो मैं आगे बढ़ूं, फटाफट बोलो। फटाफट रिप्लाई करो, ये चारों क्लियर है? नोट डाउन करने के लिए मैं बार बार मना कर रहा हूं, कोई भी इसे नोट ना करे। चलिए अगले फीचर पे चलते हैं हम। नेक्स्ट फीचर क्या है, फिफ्थ ट्रांसफरेबिलिटी। ट्रांसफरेबिलिटी मीन्स क्या होता है, ओनरशिप का ट्रांसफर होना करना। देखिए एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस यदि मैंने स्टार्ट करी है तो वो बिजनेस मेरा है, मैं ओनरशिप ट्रांसफर नहीं कर सकता क्योंकि लाइबिलिटी मेरी है। एक पार्टनरशिप बिजनेस बिना सारे पार्टनर्स के सहमति के ट्रांसफर नहीं हो सकता। लेकिन कंपनी के केस में क्या होता है, जो कंपनी का शेयर होता है वो ट्रांसफरेबल होता है, इजीली शेयर मार्केट में उस शेयर की खरीद बिक्री हो रही होती है, कोई भी शेयर को खरीद सकता है। ठीक है, तो ट्रांसफरेबिलिटी यही था, ओनरशिप की ट्रांसफरेबिलिटी। ट्रांसफरेबिलिटी का मतलब क्या है, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ ओनरशिप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट एंड ओनरशिप। ध्यान दीजिएगा, एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में जिसका बिजनेस होता है, मेरे ख्याल से बिजनेस को मैनेज भी वही कर रहा होता है। एक पार्टनरशिप बिजनेस में 4, 5, 7 पार्टनर है तो वही 4, 5, 7 मिलकर बिजनेस को मैनेज कर रहे होते हैं। लेकिन एक कंपनी में 10,000 शेयर होल्डर हो सकते हैं, 20,000 शेयर होल्डर हो सकते हैं, और हर शेयर होल्डर अपने आप में कंपनी का क्या है, ओनर है। तो क्या ये 10,000 लोग मिलकर बिजनेस को चलाएंगे? ऐसा पॉसिबल है? नहीं। जाहिर सी बात है उन 10,000 लोगों को आपस में मिल करके कंपनी को चलाने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चुनना पड़ेगा कि हाँ भाई ये 4-5 लोग हमारी कंपनी को रन करेंगे। तो देखिए क्या कहता है, सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट एंड सिंस द नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स आर क्वाइट लार्ज इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एवरी मेंबर टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, thus the company is managed by board of director elected by the shareholders। सेपरेट है, ओनर अलग है, ओनर हर शेयर होल्डर अपने आप में ओनर है, लेकिन किसी कंपनी में बहुत ज्यादा शेयर होल्डर है, 10,000 सब शेयर होल्डर है, तो क्या वो 10,000 साथ एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं? नहीं, ऐसे तो कंपनी चलेगी नहीं। तो फिर कंपनी को मैनेज करने के लिए क्या नियुक्त किया जाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स।
किनके द्वारा नियुक्त किया जाता है? शेयर होल्डर्स के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, रजिस्ट्रेशन। अ कंपनी कम्स इनटू एग्जिस्टेंस व्हेन इट इज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। देखिए, एक सोल प्रोप्राइटर से बिजनेस को करने के लिए आपको कहीं से भी उस बिजनेस का रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। एक पार्टनरशिप बिजनेस के डेफिनेशन को याद कीजिए। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड, मींस पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होना तो जरूरी था, लेकिन वो रजिस्टर्ड डीड के थ्रू ही पार्टनरशिप बिजनेस करें ऐसा कंपलसरी नहीं है। लेकिन एक कंपनी के बारे में कह रहा है कि ये कंपनी तो एग्जिस्टेंस में ही तभी आएगी जब क्या हो जाएगा, उस कंपनी का रजिस्ट्रेशन एज पर इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 होगा। और नेक्स्ट, मेंटेनेंस ऑफ बुक। इट इज कंपल्सरी बाय लॉ फॉर एवरी कंपनी टू कीप अ प्रिस्क्राइब का मतलब क्या होता है? गिवन फॉर्मेट, अपनी मर्जी से नहीं, जो फॉर्मेट आपको दिया गया उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी अकाउंट्स को प्रिपेयर करना है। कंपलसरी नहीं था सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में कि आप अकाउंटिंग करो। कोई पान वाला है, कोई बगल का किराने वाला है, क्या वो बैठ के अकाउंटिंग कर रहा होता है? नहीं। कोई पार्टनरशिप बिजनेस है, कोई कंपल्सन नहीं है आपको अकाउंटिंग करने के लिए। लेकिन जब आप कंपनी ऑपरेट कर रहे हो तो आपके ऊपर ये कंपल्सन है कि आप एज पर कंपनी लॉ में जो भी फॉर्मेट है अकाउंटिंग के लिए, उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करोगे। तो ये 8 फीचर्स अभी हमने पढ़े, ध्यान दीजिए इन 8 फीचर्स को, और इनमें कहीं से भी आपको कुछ पूछना हो तो फिर से देख लीजिए। ट्रांसफरेबिलिटी, सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट एंड ओनरशिप, रजिस्ट्रेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ बुक्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट आते हैं हम कि कैसे एक कंपनी एक पार्टनरशिप बिजनेस से अलग होती है। डिफरेंस क्या क्या होता है पार्टनरशिप और कंपनी में, तो एक बार ब्रीफली हम इसको देखते चलते हैं, फिर आगे चलते हैं। फॉर्मेशन, चलिए फॉर्मेशन के बारे में। फॉर्मेशन मींस उसका अस्तित्व कैसे आता है। देखिए, पार्टनरशिप क्या होता है? इट इज सेटअप बाय एन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स। पार्टनर्स के बीच एग्रीमेंट हो गया तो पार्टनरशिप बिजनेस का फॉर्मेशन हो गया। लेकिन कंपनी के बारे में क्या रहा है? इट इज सेटअप बाय रजिस्ट्रेशन अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। इसका फॉर्मेशन कैसे होता है? रजिस्ट्रेशन के द्वारा होता है। पार्टनरशिप का फॉर्मेशन कैसे होता था? एग्रीमेंट के द्वारा होता था। पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट हो गया तो पार्टनरशिप फॉर्म हो गया, ओरल एग्रीमेंट हो या रिटन एग्रीमेंट हो। लेकिन कंपनी का फॉर्मेशन कब होगा? जब वो रजिस्टर्ड हो जाए अंडर इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। नेक्स्ट, गवर्निंग एक्ट। किस एक्ट के द्वारा ये गवर्न किया जाता है? किस एक्ट के अकॉर्डिंग हमें काम करना पड़ेगा? तो देखिए, पार्टनरशिप यदि आप करते हो तो आपका जो गवर्निंग एक्ट है, आप हर काम करोगे एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। और कंपनी का गवर्निंग एक्ट क्या है? इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। दूसरा डिफरेंस। थर्ड, लाइबिलिटी। अभी मैंने बताया था कि पार्टनर्स की लाइबिलिटी क्या होती है? हमेशा अनलिमिटेड होती है, और शेयर होल्डर की लाइबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड होती है। ठीक है, नेक्स्ट, ऑडिट। पार्टनरशिप फर्म हैज टू मेंटेन अकाउंट्स एज पर द कंडीशन स्टेटेड इन पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में आपने जो भी कंडीशन मेंशन कर रखा है उसके अकॉर्डिंग आप अकाउंटिंग करोगे। लेकिन कंपनी शुड मेंटेन अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग ऑफ अकाउंट्स बाय, कंपनी के बारे में है कि किसके द्वारा कराना है? कंपनी की ऑडिट कंपलसरी है, और ये ऑडिट किसके द्वारा होगी? चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा। पार्टनरशिप में ऐसा कंपल्सन नहीं है। अप टू अ सर्टेन लिमिट किसी भी ऑडिट की जरूरत नहीं है, आप जैसे मर्जी वैसे चाहो अकाउंट मेंटेन कर लो। लेकिन कंपनी में अकाउंट भी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में मेंटेन करना था, भी हमने पढ़ा था, और उस अकाउंट की ऑडिट भी होगी किसके द्वारा? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के द्वारा। आइए नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ शेयर। अभी हमने कहा था कि पार्टनरशिप में ट्रांसफरेबिलिटी रिस्ट्रिक्टेड है। द पार्टनर्स कैन नॉट ट्रांसफर हिज शेयर टू एनी अदर पर्सन विदाउट द कंसेंट ऑफ
अदर पार्टनर्स। जब तक बाकी सारे पार्टनर नहीं चाहें तब तक कोई भी पार्टनर अपने हिस्से का ओनरशिप किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर नहीं कर सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि ए बी सी 3 पार्टनर है, सी ने चाहा कि मैं ई को दे दूं अपना शेयर, नहीं। जब तक ए और बी नहीं चाहेंगे, जब तक बाकी पार्टनर्स नहीं चाहेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन कंपनी में क्या होता है, सिवाय प्राइवेट कंपनी के, एक्सेप्ट इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, नॉर्मली शेयर्स कैन बी इजीली ट्रांसफर्ड। नॉर्मली जो कंपनी का शेयर होता है वो इजीली क्या होता है, ट्रांसफरेबल होता है। ठीक है, बिजनेस के बारे में कह रहा है कि पार्टनरशिप के द्वारा जब मर्जी चाहे, जो मर्जी चाहे आप बिजनेस कर सकते हो। बस एक ही कंपल्सन है कि वो बिजनेस कैसा होना चाहिए, लीगल बिजनेस होना चाहिए। लेकिन a company can carry only those business which is permitted by its memorandum of association। देखिए, अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है ना, तो हम अपनी कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन सबमिट करते हैं गवर्नमेंट के पास, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास। और उस डॉक्यूमेंट को जिसमें वो रजिस्ट्रेशन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन होती है, उसे हम कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो जब आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे थे तब आपने जो जो क्लाउज बता रखा है कि हम ये बिजनेस करेंगे एज पर मेमोरेंडम ऑफ कंपनी, आप उससे बाहर जाके कोई बिजनेस नहीं कर सकते, चाहे वो लीगल बिजनेस ही क्यों ना हो। मान लो मैंने कंपनी रजिस्ट्रेशन के समय बता रखा है कि मेरा बिजनेस जो होगा वो एजुकेशन प्रोवाइड करने का होगा बच्चों को, तो कल को यदि मैं चाहूं कि मैं एक गारमेंट शॉप ओपन कर लूं इसी कंपनी के अंदर, तो ये पॉसिबल नहीं है जब तक कि मैं अपने मेमोरेंडम को अल्टर ना करा लूं। लेकिन पार्टनरशिप में मैं चाह रहा हूं कि कोचिंग भी कर लूं, कपड़े की दुकान भी खोल लूं, पान की दुकान भी कर लूं, कुछ भी कर लूं, तो वो पॉसिबल है। मींस पार्टनरशिप में कोई भी बिजनेस आप कभी भी कर सकते हो कैरी। कंपनी में रिस्ट्रिक्शन है कि जो बिजनेस जो परमिटेड हो किसके द्वारा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी के द्वारा, वही बिजनेस आप कर सकते हो। आखिरी मैनेजमेंट, पार्टनरशिप में कहता है मैनेजमेंट ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म इज यूजुअली डन बाय वर्किंग पार्टनर। यूजुअली किसके द्वारा किया जाता है, वर्किंग पार्टनर, जो भी एक्टिव पार्टनर हो। बट मैनेजमेंट ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ कंपनी इज डन बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो ये कुछ डिफरेंस थे किनके बीच में, पार्टनरशिप और कंपनी के बीच में। जरा एक बार फटाफट आप लोग इस डिफरेंस को एक बार देख लीजिए ताकि हम आगे चलें फिर से। क्लियर है, कुछ पूछना है तो फटाफट पूछिए। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि कितने टाइप की कंपनी एग्जिस्टेंस में है। तो देखिए, बेसिकली 3 तरह की कंपनियां एग्जिस्टेंस में है हमारे यहाँ, 1 पर्सन कंपनी, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी, जिसमें से 1 पर्सन कंपनी इंपोज हुआ है 2013 में और बाकी दोनों कंपनी पहले से चली आ रही है। मतलब प्राइवेट कंपनी
पहले से थी अस्तित्व में, पब्लिक कंपनी पहले से थी अस्तित्व में, लेकिन जब कंपनी लॉ 2013 आया है तो उसमें एक नई तरह की कंपनी का कॉन्सेप्ट आया है जिसे हम कहते हैं 1 पर्सन कंपनी। देखिए होता क्या है 1 पर्सन कंपनी, सबसे पहले हम इसे समझते हैं। देखिए इन द फॉर्मर कंपनीज एक्ट 1956, इससे पहले कौन सा कंपनीज एक्ट था 1956, मिनिमम ऑफ 2 डायरेक्टर्स एंड शेयर होल्डर्स वे आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। कम से कम कितने लोगों की जरूरत होती थी किसी कंपनी को फॉर्म करने के लिए? 2 लोगों की। कब? एज पर इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 और उससे पहले की जो भी कंपनीज एक्ट थे। हाउएवर with the advent of the companies act 2013, a company can be formed with just 1 director। लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 के आने के बाद से एक कंपनी बनाई जा सकती है एक डायरेक्टर के साथ भी। 1 पर्सन कंपनी इज अ कंपनी विच हैज अ सेपरेट एग्जिस्टेंस बट इट इज ऑन्ड बाय अ सिंगल मेंबर। देखिए अब तक क्या था, सिंगल पर्सन कोई भी कभी चाहता था, मान लो मुझे किसी पे ट्रस्ट नहीं है लेकिन मैं अपनी लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड नहीं रखना चाहता, मैं सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूं कि मेरी लाइबिलिटी लिमिटेड रहे, मैं ढंग से काम करूं, थोड़े बड़े लेवल पे काम करूं, लेकिन मैं अकेला करूं। तो 2013 से पहले कंपनीज एक्ट में रजिस्ट्रेशन का मेरे पास कॉन्सेप्ट ही नहीं था, विकल्प ही नहीं था, लेकिन अब कंपनीज एक्ट 2013 में ये प्रावधान है कि एक सिंगल पर्सन भी कंपनी फॉर्म कर सकता है जिसे हम कहते हैं ओपीसी या 1 पर्सन कंपनी। 1 पर्सन कंपनी इज ब्लेंडेड, ब्लेंड मीन्स क्या, ये मिक्सचर है, ब्लेंड ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप एंड कंपनी। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस और कंपनी का मिक्सचर है। कैसे? सोल प्रोप्राइटरशिप का फीचर है कि एक पर्सन है, एक ही ऑनर है और सारा डिसीजन एक बंदा लेगा। कंपनी के बाकी फीचर्स है, मीन सेपरेट आइडेंटिटी है, लिमिटेड लाइबिलिटी है, परपेचुअल सक्सेशन है, कॉमन सील है। अब इन दोनों को कंबाइंड कर दिया गया है 1 पर्सन कंपनी में। द कॉन्सेप्ट ब्रॉट इन एक्सटेंशन पॉसिबिलिटी ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप एंड इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट हु कैन टेक द एडवांटेज ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी एंड कॉर्पोराइजेशन। ये क्यों लाया गया? किसी सिंगल पर्सन को 2 फैसिलिटी देने के लिए, लिमिटेड लाइबिलिटी की फैसिलिटी और उनका जो स्कोप वो एक तरह से कॉर्पोरेट की तरह ट्रीट होने लगे। वो इस कॉन्सेप्ट में लाया गया क्या हमारा 1 पर्सन कंपनी का कॉन्सेप्ट। तो क्लियर है 1 पर्सन कंपनी क्या है? 1 पर्सन कंपनी क्या है? एक मिक्सचर है सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस और कंपनी का। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस इसलिए क्योंकि सिंगल पर्सन यहां इन्वॉल्व हो रहा है और कंपनी के सारे राइट्स को एंजॉय कर रहा है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे 1 पर्सन कंपनी। चलिए कुछ फीचर या कुछ कह सकते हैं कि क्या क्या बातें हैं एक 1 पर्सन कंपनी में जो होनी चाहिए, आइए उसको समझते हैं। ओनली अ नेचुरल पर्सन, 1 पर्सन कंपनी कौन फॉर्म कर सकता है? केवल एक नेचुरल पर्सन हैविंग इंडियन सिटीजनशिप कैन फॉर्म अ 1 पर्सन कंपनी। 2 शर्त रख दी गई, एक इंडियन सिटीजन हो, दूसरा नेचुरल पर्सन हो। कंपनी बनाने के लिए पहले क्या कॉन्सेप्ट था? आप प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड बनाना चाहते हो, 2 कंपनी मिलकर भी एक तीसरी कंपनी बना सकती थी। क्यों? क्योंकि कंपनी भी एक पर्सन की तरह ट्रीट होती थी और कंपनी बनाने के लिए 2 पर्सन की जरूरत थी, 2 नेचुरल पर्सन की जरूरत नहीं थी। तो एक्स लिमिटेड मिला, वाई लिमिटेड मिला और कोई जेड लिमिटेड बना लिया, पॉसिबिलिटी थी। फॉरेन लोग के किसी भी सिटीजन के साथ मिलकर आप कंपनी बना लो, पॉसिबिलिटी थी। लेकिन 1 पर्सन कंपनी में रिस्ट्रिक्शन है कि एक तो कंपनी बनाने वाला नेचुरल पर्सन हो, राम मोहन सोहन रमेश सुरेश रमेश हो, दूसरा कि वो इंडियन सिटीजन हो। ऐसा नहीं कि कोई बाहर का बंदा आके हमारे यहाँ कंपनी फॉर्म कर ले 1 पर्सन कंपनी, पहला। दूसरा कि 1 पर्सन कंपनी आप चैरिटेबल पर्पस से फॉर्म नहीं करोगे, मतलब आप बिजनेस के लिए फॉर्म करोगे, समाज सेवा के लिए नहीं करोगे। तीसरा, इट कैन नॉट कैरी एनी एनबीएफसी एक्टिविटी। एनबीएफसी का मतलब क्या होता है? देखिए, नॉन
बैंकिंग, फाइनेंशियल कंपनी, फाइनेंस रिलेटेड आप काम नहीं करोगे। एनबीएफसी देखिए क्या होता है, एक तो होता है हमारे यहाँ नेशनलाइज बैंक, जो जितने भी सरकारी बैंक है, उसके बाद कुछ प्राइवेट बैंक है जैसे एक्सिस बैंक है, आईसीआईसी बैंक है, एचडीएफसी है। इसके अलावा कई सारी ऐसी कंपनी है जो कि लोन देने का काम, छोटे मोटे लोन देने का काम, बजाज फाइनेंस हो गया, आईएएफएल हो गया, इस तरह की छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन है जिनको छोटी मोटी बैंकिंग एक्टिविटी करने के लिए गवर्नमेंट ने परमिशन दे रखा है। तो 1% कंपनी कभी भी इस तरह की एक्टिविटी नहीं कर सकती है, इंक्लूडिंग शेयर खरीदने बेचने में भी इन्वॉल्व नहीं हो सकती है। इन्वेस्टमेंट पर्पस में भी आप इस कंपनी का यूज नहीं कर सकते हो, जिस कंपनी का मेन पर्पस ही हो इन्वेस्टमेंट का। दूसरा, पेड अप कैपिटल कभी भी किससे ज्यादा नहीं हो सकता आपका, 50 लाख से ज्यादा नहीं होता। एवरेज एनुअल टर्नओवर 3 सालों का 2 करोड़ से ज्यादा ना हो, और मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर 15 से ज्यादा नहीं हो सकते। ये कुछ फीचर्स थे 1% कंपनी के। एक बार इसे 1% कंपनी के बारे में भी थोड़ा फटाफट पढ़ लीजिए, फिर मैं अगले कॉन्सेप्ट पे आता हूं। चलिए, 1% कंपनी के अलावा अभी हम डिस्कस करें कि 2 तरह की और कंपनी है, एक प्राइवेट कंपनी और दूसरी पब्लिक कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी क्या है, पब्लिक कंपनी क्या है, इन दोनों के बीच के डिफरेंस से ही हम समझ लेते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं अपने, डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। चलिए, सबसे पहले नंबर ऑफ मेंबर। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर इन प्राइवेट कंपनी कितना है, 2, और इन पब्लिक कंपनी कितना है, 7। प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 मेंबर होने चाहिए, पब्लिक कंपनी में कम से कम 7 मेंबर होने चाहिए। मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं प्राइवेट कंपनी में, 200, और उन 200 में इंक्लूड नहीं है, मतलब उन 200 में अगर कोई मेरा इंप्लॉय है या पहले का इंप्लॉय है और वो भी मेरा शेयर होल्डर है, तो मैं उसको काउंट नहीं करूंगा। मतलब उनके अलावा मिनिमम 2 होने चाहिए, मैक्सिमम 200 होने चाहिए। और पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 होने चाहिए, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। मैक्सिमम कितने भी मेंबर एक पब्लिक कंपनी में हो सकते हैं, ठीक है। दूसरा, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। इस बेसिस पे देखिए क्या डिफरेंस है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रिस्ट्रिक्ट करता है, मतलब आप बिल्कुल फ्रीली ट्रांसफर नहीं कर सकते। ट्रांसफर कर सकते हैं, इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन रिस्ट्रिक्टेड है। मतलब कई सारे टर्म्स एंड कंडीशन लागू होंगे तब जाके आप किसी प्राइवेट कंपनी के शेयर को ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन पब्लिक कंपनी का शेयर बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के फ्रीली मार्केट में खरीदा जाता है, बेचा जाता है। हर बड़ी कंपनी का शेयर, आप समझते हो शेयर मार्केट में जो खरीद बिक्री होती है वो किसकी होती है, पब्लिक कंपनी की होती है, ठीक है। चलिए, नंबर ऑफ डायरेक्टर की बात करें। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर कितने हो सकते हैं किसी प्राइवेट कंपनी में, 2 और मैक्सिमम 15, और पब्लिक कंपनी में कम से कम 3 और मैक्सिमम 15। तो मैक्सिमम लिमिट दोनों की सेम है, मिनिमम लिमिट का फर्क है। चलिए आगे, नेक्स्ट, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। बिजनेस की शुरुआत। कैसे शुरू कर सकते हो आप बिजनेस, बिजनेस की शुरुआत कैसे हो सकती है। तो देखिए, एक
एक प्राइवेट कंपनी तो उसी दिन शुरू हो जाती है जिस दिन आपकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो जाता है, यानी कि आपका कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हो गया, आप बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। लेकिन पब्लिक कंपनी के बिजनेस को शुरू करने के लिए सिर्फ इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट काफी नहीं है। इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट के साथ साथ एक और सर्टिफिकेट होता है जिसे हम कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो पब्लिक कंपनी तब तक अपना बिजनेस शुरू नहीं कर सकती है जब तक कि उस कंपनी को ये सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस ना मिल जाए। ठीक है, तो प्राइवेट कंपनी तो पहले दिन से कर सकती है, पब्लिक कंपनी तब तक नहीं कर सकती जब तक सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस उस कंपनी को ना मिल जाए। और प्राइवेट कंपनी जैसे ही सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला, मतलब जैसे ही रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट मिला, आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। प्राइवेट कंपनी के शेयर को आप प्रोस्पेक्टस के थ्रू मार्केट में सेल नहीं कर सकते, लेकिन पब्लिक कंपनी के शेयर को आप पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए ऑफर कर सकते हो। मतलब शेयर की खरीद बिक्री पे प्राइवेट में रोक है, पब्लिक में रोक नहीं है। पब्लिक डिपॉजिट, प्राइवेट कंपनी ना तो पब्लिक को इनवाइट कर सकती है कि आए हमारी कंपनी में आप डिपॉजिट करें, ना ही एक्सेप्ट कर सकती है। बिना इनवाइट किए भी अगर कोई देने आए तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन पब्लिक कंपनी के बारे में कहा जाता है कि ये डिपॉजिट एक्सेप्ट भी कर सकती है और डिपॉजिट के लिए पब्लिक को इनवाइट भी कर सकती है। ठीक है, अब नेम से कैसे पहचानेंगे कोई कंपनी प्राइवेट है या कब पब्लिक है? तो देखिए, जितने भी प्राइवेट कंपनी होगी उसके नाम के आखिर में लगा होगा प्राइवेट लिमिटेड, XYZ प्राइवेट लिमिटेड, IRS इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड। और जितनी भी पब्लिक कंपनी होगी उसके नाम के आगे सिर्फ लिमिटेड लगा, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टाटा लिमिटेड। ठीक है, तो इस तरह आप पहचानोगे कि कौन सी कंपनी पब्लिक कंपनी है, कौन सी कंपनी प्राइवेट कंपनी है। एक बार जरा फटाफट ये जो डिफरेंस के पॉइंट अभी हमने पढ़े इसे आप लोग देख लीजिए। चलिए, अब हम डिफरेंस पढ़ चुके हैं पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी का। अब थोड़ा इससे आगे बढ़ते हैं और यहां से हमारे इस चैप्टर में, जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं, चैप्टर का नाम क्या है? इशू ऑफ शेयर कैपिटल। इस चैप्टर से रिलेटेड बात शुरू होती है। अब तक हम कंपनी से रिलेटेड बात कर रहे थे। कंपनी अकाउंट्स में 3 चैप्टर आपको पढ़ने, इशू ऑफ शेयर कैपिटल, इशू ऑफ डिवेंचर एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। तो अब तक जो बेसिक बातें हम कर रहे थे वो कंपनी से रिलेटेड बातें कर रहे थे। अब इस पर्टिकुलर इस चैप्टर से रिलेटेड बात करेंगे, जो चैप्टर हमारा इशू ऑफ शेयर कैपिटल। तो इशू ऑफ शेयर कैपिटल शुरू करने से पहले सबसे पहले हमें समझना होगा कि शेयर क्या होता है। बचपन से सुनते आ रहे हो शेयर मार्केट के बारे में। आज इसका शेयर उछला, इसका शेयर गिरा, शेयर मार्केट धड़ाम से गिरा, शेयर मार्केट उछला। तो कई बार दिमाग में आता होगा कि ये शेयर मार्केट है क्या, ये शेयर मार्केट है क्या? कोई बंदर है क्या जो कभी उछल रहा है, कभी गिर रहा है, कभी कुछ हो रहा है इसके साथ? तो देखिए, शेयर होता क्या है, शेयर मार्केट को समझने से पहले शेयर समझिए। कंपनी, द कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ इक्वल यूनिट्स। जब हम किसी कंपनी के कैपिटल को डिवाइड कर दें नंबर ऑफ इक्वल यूनिट्स में, ईच यूनिट इज कॉल्ड अ शेयर। हर यूनिट अपने आप में क्या कहलाएगा? शेयर कहलाएगा। Each share has its nominal face value,
होल्डर ऑफ दिस शेयर आर कॉल्ड शेयर होल्डर्स और मेंबर्स ऑफ द कंपनी। चलिए क्या कहा गया कि कंपनी के कैपिटल को, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि किसी कंपनी का कैपिटल है 5 लाख, किसी कंपनी का कैपिटल है 5 लाख। अब कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तय करते हैं कि एक शेयर कितनी वैल्यू का होगा, या हमें कितने, किसमें तोड़ा जाता है भाई, यूनिट्स में, छोटे छोटे यूनिट्स में तोड़ना है, हमें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना है। तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करेंगे कि कितने टुकड़े होने हैं या कितनी वैल्यू का टुकड़ा होना है। लेट सपोज डिसाइड किया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कि हमारा एक शेयर 10 रुपए का होगा, तो टोटल कैपिटल कितना है 5 लाख, इसको 10 से डिवाइड दीजिए, क्या आ गया भाई। अब हम इसे कहेंगे कि इस कंपनी में 50,000 शेयर्स हैं ऑफ ₹10 ईच। कहने का मतलब है कि इस कंपनी के पास 50,000 शेयर है और हर शेयर कितने रुपए का है, 10-10 रुपए का है। तो यही है शेयर। शेयर का मतलब क्या है, व्हेन द टोटल कैपिटल ऑफ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स विच हैज इक्वल डिनोमिनेशन। जब हम किसी कंपनी के कैपिटल को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दें, बांट दें, और हर वो टुकड़ा जो होगा वो इक्वल वैल्यू को होगा, मतलब सेम वैल्यू का। जैसे यहाँ पे कितने रुपए का हर टुकड़ा है, 10 रुपए का, तो हर एक टुकड़ा, हर एक यूनिट अपने आप में क्या कहलाएगा, एक शेयर कहलाएगा। और ये जो वैल्यू आई ना 10 रुपए, इसी को कहेंगे हम क्या, इस शेयर का नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू। तो फिर से पढ़िए एक बार डेफिनेशन को। द कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ इक्वल यूनिट्स, ईच यूनिट इज कॉल्ड अ शेयर। हर यूनिट अपने आप में क्या कहलाएगा, शेयर। ईच शेयर हैज इट्स नॉमिनल वैल्यू, हर शेयर को इसका एक क्या होगा, नॉमिनल वैल्यू होगा। जैसे यहाँ पे अब 10 रुपीज है। होल्डर्स ऑफ द शेयर आर कॉल्ड शेयर होल्डर्स और मेंबर ऑफ द कंपनी। और उस शेयर को जो भी अपने पास होल्ड करके रखेगा वो हमारे टर्म में कहलाएगा शेयर होल्डर या मेंबर कंपनी का। क्लियर है। चलिए अब अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 कंपनी के शेयर को 2 भाग में बांटा गया, या कह सकते हैं कि 2 तरह के शेयर कोई भी कंपनी इशू कर सकती है। एक है प्रेफरेंस शेयर और दूसरा है इक्विटी शेयर। देखिए प्रेफरेंस शेयर क्या है। प्रेफरेंस का मतलब क्या होता है पता है आप लोगों को? प्रेफरेंस का हिंदी मतलब, प्रेफरेंस का मतलब होता है वरीयता। किसी को किसी से ऊपर रखना कहलाता है उसको प्रेफरेंस देना। तो प्रेफरेंस शेयर को क्या वरीयता मिल रही है, आइए पढ़ते हैं। प्रेफरेंस शेयर आर दो शेयर विच कैरी सर्टेन प्रेफरेंशियल राइट एज पर कंपनीज एक्ट। प्रेफरेंस शेयर वो शेयर है जिनके पास प्रेफरेंशियल राइट होता है, मतलब पहले उसको पूछा जाएगा। किस चीज में पूछा जाएगा, किस चीज में प्रेफरेंशियल राइट है? तो देखिए, दे हैव अ राइट टू receive dividend at a fixed rate before any dividend is paid on the equity share। इक्विटी शेयर को, डिविडेंड का मतलब क्या होता है? देखिए शेयर आप जब भी खरीदते हो तो जाहिर सी बात है आप इन्वेस्ट करते हो उस कंपनी में। कंपनी जो भी प्रॉफिट अर्न करती है उस प्रॉफिट का एक पोर्शन शेयर होल्डर को देती है, यानी कि प्रॉफिट का जो हिस्सा शेयर होल्डर को देती है उसे डिविडेंड कहते हैं, हिंदी में कहते हैं इसे लाभांश। तो प्रेफरेंस शेयर के पास प्रेफरेंशियल राइट है किस बात में, कि कोई भी डिविडेंड यदि कंपनी ऑफर कर रही है शेयर होल्डर को, तो किसी भी इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलने से पहले किसे डिविडेंड मिलेगा भाई? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलेगा, और एक फिक्स रेट पे मिलेगा। एक फिक्स रेट पे मिलेगा, और किसे मिलेगा पहले? फिक्स रेट पे मिलेगा, और बिफोर एनी डिविडेंड इज पेड ऑन द इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर को कोई भी डिविडेंड मिले उससे पहले मिलेगा। ठीक है, पहला राइट तो ये है प्रेफरेंशियल राइट। दूसरा प्रेफरेंशियल राइट, दे हैव अ राइट टू रिटर्न ऑन कैपिटल बिफोर एनीथिंग इज पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। अब ये क्या बोला है? जब कभी भी कंपनी यदि वाइंडिंग अप में जाती है, कंपनी कभी बंद होने की नौबत आती है, तो जब कैपिटल वापस होगा वो पहले किसका वापस होगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर का।
तो सिंपल सी बात है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास 2 प्रेफरेंशियल राइट है। प्रेफरेंशियल राइट ओवर इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर से पहले इन्हें पूछा जाएगा कब कब, जब भी डिविडेंड बढ़ रहा होगा तो एक फिक्स परसेंटेज के हिसाब से पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को लाभांश मिलेगा, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलेगा, पहला राइट। दूसरा कि जब कभी भी कैपिटल रिटर्न होगा तो सबसे पहले किसका पैसा वापस होगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का, और उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स का। चलिए, ये तो था प्रेफरेंस शेयर। अब आते हैं इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर का मतलब क्या है, विच इज नॉट अ प्रेफरेंस शेयर, ऐसा शेयर जो प्रेफरेंस शेयर ना हो। इट डज नॉट कैरी एनी प्रेफरेंशियल राइट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनुअल डिविडेंड एंड रिटर्न ऑन कैपिटल, बट इनके पास कोई भी प्रेफरेंशियल राइट नहीं है। बट फिर कहोगे सर कोई इक्विटी शेयर होल्डर बनेगा ही क्यों, बट इक्विटी शेयर होल्डर हैव वोटिंग राइट एंड कंट्रोल द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। देखिए बेसिकली जो कंपनी के ओनर होते हैं ना, बेसिकली जो कंपनी, किसी भी कंपनी में जो ओनर होता है वो इक्विटी शेयर होल्डर ही होता है। किसी भी कंपनी का ओनर इक्विटी शेयर होल्डर ही होता है। अभी हम बता रहे थे कि शेयर होल्डर का मतलब क्या होता है, कंपनी का ओनर। तो देखिए 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो थोड़ा रिस्क बियर कर सकते हैं, एक जो थोड़ा कम रिस्क बियर करते हैं। तो यदि आपको कंपनी में इन्वेस्ट करना है लेकिन थोड़ा सा डिफेंसिव इन्वेस्ट करना है, मतलब अपने आप को बहुत ज्यादा अपने पैसे को रिस्क में नहीं लेना है, तो आप प्रेफरेंस शेयर खरीदते हो। आपको सपोज कंपनी ने फिक्स कर रखा है कि मैं 10% का डिविडेंड दूंगा, तो आप में अगर ₹1,00,000 लगा, इसका मतलब हर साल आपको ₹10,000 मिलेंगे, ₹1,00,000 का 10%। पहली बात, डिविडेंड मिलेगा इक्विटी वालों से पहले। दूसरी बात, और जब कभी भी कंपनी बंद होगा तो सबसे पहले आपके ₹1,00,000 वापस होंगे, इक्विटी शेयर होल्डर का कुछ भी वापस नहीं होगा। ठीक है, अब मैंने कहा इक्विटी को क्या बेनिफिट है भाई, अब सुनिए। मैंने कहा इक्विटी शेयर होल्डर रियल ओनर होते हैं, उनके पास वोटिंग राइट होता है, वो मैनेज करते हैं कंपनी को। तो यदि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हम 10% डिविडेंड दे रहे हैं और ह्यूज प्रॉफिट हुआ है, तो प्रेफरेंस शेयर को देने के बाद, फिक्स परसेंटेज देने के बाद जो कुछ भी बच रहा है कंपनी में, वो किसका है, इक्विटी शेयर होल्डर्स का है। मतलब इक्विटी शेयर वो शेयर होल्डर्स होते हैं जिन्होंने रिस्क बियर किया है कि पैसा डूबेगा तो हमारा डूबेगा पहले, लेकिन यदि बेनिफिट होगा तो ज्यादा किसे मिलेगा, इक्विटी को। क्यों, प्रेफरेंस को एक फिक्स रेट से डिविडेंड मिल गया, उसके बाद जो कुछ भी बचा वो किसका बचा, इक्विटी का। प्लस उनके पास वोटिंग पावर है, प्लस वो वोटिंग पावर के थ्रू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं और कंपनी को मैनेज करते हैं। ठीक है, तो ये था प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर। अब आइए कुछ डिफरेंस पढ़ लेते हैं बिटवीन प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर। डिफरेंस बिटवीन प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर। तो आइए सबसे पहले रेट ऑफ डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर का रेट ऑफ डिविडेंड अभी जैसे मैंने डिस्कस किया वो हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है, मतलब उनको एक फिक्स रेट से डिविडेंड मिलता है। और रेट ऑफ डिविडेंड ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स इज नॉट फिक्स, फिक्स नहीं होता है। ये किस पे डिपेंड करता है कि आपके पास कितना प्रॉफिट है। प्रॉफिट ज्यादा है तो जाहिर सी बात है इक्विटी शेयर होल्डर्स को ज्यादा मिलेगा, और प्रॉफिट कम है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को कम मिलेगा। लेकिन प्रेफरेंस शेयर को होल्डर को हमेशा फिक्स मिलेगा। उनका अगर 10% है तो 10 ही मिलेगा। ठीक है, दूसरा पेमेंट ऑफ डिविडेंड। इक्विटी शेयर होल्डर को कोई भी डिविडेंड मिलने से पहले किसे डिविडेंड मिलेगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। और इक्विटी शेयर होल्डर को कब मिलेगा, रिसीव डिविडेंड आफ्टर द पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड देने के बाद मिलेगा, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास प्रेफरेंशियल राइट है। एरियर ऑफ डिविडेंड, एरियर का मतलब क्या होता है, बकाया। चलिए प्रेफरेंस के बारे में पढ़ते हैं। एरियर ऑफ डिविडेंड में इन केस ऑफ क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, देखिए प्रेफरेंस शेयर का एक टाइप होता है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर।
इफ डिविडेंड इज नॉट पेड इन एनी ईयर, यदि किसी प्रेफरेंस शेयर होल्डर का शेयर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है और किसी साल उन्हें डिविडेंड नहीं दिया जा रहा है, तो जो भी बकाया होगा एरियर ऑफ डिविडेंड में एक्यूमुलेट, मतलब अगली साल जब भी आप उसे डिविडेंड दोगे तो पिछले साल का जो बकाया है वो भी आपको देना होगा, मतलब एक्यूमुलेट होता जाएगा, जुड़ता जाएगा पिछला बकाया प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर का अगर डिविडेंड किसी साल मिला है अच्छी बात है, नहीं मिला है तो कोई एक्यूमुलेट नहीं होगा, क्योंकि आप ऑनर हो भाई, जो भी है वो फाइनली आपका ही है। लेकिन प्रेफरेंस का एक फिक्स परसेंटेज होता है, इसलिए वो क्या होता है, एक्यूमुलेट होता चला जाता है, जुड़ता चला जाता है पिछले बकाया में। चलिए नेक्स्ट, कन्वर्टिबिलिटी, एक दूसरे से कन्वर्ट हो सकते हैं, यानी देखिए प्रेफरेंस शेयर मे बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर इफ द टर्म ऑफ इशू सो प्रोवाइडेड, यदि इशू करते टाइम आपने ये टर्म रखा था कि आप जब चाहे इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो प्रेफरेंस शेयर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन इक्विटी शेयर कभी भी प्रेफरेंस शेयर में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। प्रेफरेंस शेयर कन्वर्टेबल होता है, कन्वर्टेबल कन्वर्ट इनटू इक्विटी शेयर, बट इक्विटी शेयर नेवर बी कन्वर्टेड इनटू अ प्रेफरेंस शेयर। क्लियर? नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट हम सबने पढ़ा था अभी जब हम इक्विटी शेयर के कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे थे। एक मिनट, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है। जब हम इक्विटी शेयर के कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था वोटिंग राइट के बारे में। देखिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास जो होता है वो कोई भी वोटिंग राइट नहीं होता, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट होता है, क्योंकि ये रिस्क बेयर करते हैं और रियल ओनर होते हैं बिजनेस के। ठीक है, नेक्स्ट अगला टॉपिक है हमारा मैनेजमेंट का। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर नॉट इंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेटेड इन मैनेजमेंट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर बिजनेस के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स को पूरा हक होता है मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का। ठीक है, और लास्ट पेमेंट ऑफ कैपिटल, पेमेंट ऑफ कैपिटल इन केस ऑफ वाइंडिंग अप, जब कभी भी वाइंडिंग अप की बात आएगी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को उनका पैसा पहले पे होगा इक्विटी शेयर होल्डर्स से। तो ये कुछ बातें थी जो हमने पढ़ी आज। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा कि कंपनी का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, फिर हमने सीखा कि फीचर्स क्या होते हैं, एक कंपनी को कैसे हम सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस से और कैसे एक कंपनी को हम पार्टनरशिप बिजनेस से डिस्टिंक्ट करेंगे। तो हमने ये 8 फीचर्स पढ़े कंपनी के। देन हमने डिफरेंस पढ़ा पार्टनरशिप में और कंपनी में। फिर हमने टाइप्स ऑफ कंपनी के बारे में जाना कि 3 तरह की कंपनियां एज पर कंपनी लॉ 2013 एग्जिस्टेंस में है। 1 पर्सन कंपनी, जिसके बारे में हमने पढ़ा, और प्राइवेट कंपनी और पब्लिक के कंपनी के बारे में हमने डायरेक्ट उनके डिफरेंसेस से समझने की कोशिश करी। इसके बाद हमने जाना कि शेयर क्या होता है, इसके बारे में कितने तरह के शेयर होते हैं, ये जाना कि 2 तरह के शेयर होते हैं, प्रेफरेंस और इक्विटी। और फाइनली फिर हमने इन दोनों तरह के शेयर में क्या डिफरेंस होता है प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर में, ये जाना। तो आज की बात यहीं समाप्त होती है। अगली क्लास में फिर हम इससे आगे की चर्चा करेंगे कंपनी अकाउंट्स की। थैंक यू।